हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पेपर 1 किया था 2019 का। आज हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, सीडीपी को, और उससे रिलेटेड जो उसके आसपास के क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे। जो पेपर 1 है उसमें शायद 1 या 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, उसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने शायद फ्लो में बोल दिया है और एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो प्लीज़ आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और आपने कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद। मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन गलत करवाती हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक न जाए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पहले पेपर को एनालाइज करूँ और उसके बाद ही आपके सामने उसकी जो वीडियो है वो बनाती हूँ, और पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करके आंसर की से मैच करके ही मैं आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही प्रोवाइड करवाती हूँ। तो शुक्रिया उसके लिए। मैंने शायद गलत बताया था, इसको आज एक बार करेक्ट कर लेते हैं, फिर हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन था वो 5th था, तो उसमें मैंने आपको जीन पियाजे बता दिया। मैंने सिर्फ सक्रिय जिज्ञासु देखा, उसमें सक्रिय जिज्ञासु जीन पियाजे ने ही कहा है बच्चों को, नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। लेकिन यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक के संदर्भ में बात की गई है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा लेव वर्ग से आएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड होगा, आप करेक्ट कर लीजिए। और इसमें मैंने आंसर की मैच की, जो वीडियो मैंने करवाई उसमें शायद एक क्वेश्चन और गलत हो रखा है, वो भी आप करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें मैंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। तो ये मैंने आपको शायद क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 4 बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इसका जो राइट आंसर होएगा। तो प्लीज़ आप अगर कोई भी गलत आपको लगता है क्वेश्चन तो उसको कमेंट कीजिए ताकि मैं सही करवा सकूँ। वैसे मैं जो पेपर करवाती हूँ वो पूरा एनालाइज करके करवाती हूँ। वीडियो में बनाते वक्त गलती हो सकती है, हम सब इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए अगर गलती होती है तो मुझसे। तो चलिए अब जो पेपर 2 है उसको डिस्कस करते हैं आज। तो 2019 का जो पेपर 2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और वह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है। तो इसमें ये बताया है कि कौन सी अवस्था, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं सीटेट में। तो इसमें यह बताना है कि कौन सी अवस्था रहेगी। तो हमें पता है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो की अवस्थाएं रहेंगी 6 और 3 लेवल दिए हैं, 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हैं। तो इसमें 3 लेवल में 6 स्टेजेज, हर लेवल में 2 जो स्टेज हैं उसने बताई हैं। तो इसमें जो ये रहेगी ये कौन से लेवल में आएगी, ये आएगी कन्वेंशनल लेवल में। जो ये बात कही गई है कि तुम मेरे साथ क्या लंच साझा करो, तो ये कन्वेंशनल लेवल की जो वो रहेगी। और इसमें जो स्टेज आएगी वो आएगी 4th, आदान प्रदान जिसको बोलते हैं एक्सचेंज, कन्वेंशनल लेवल में ये आएगी। तो ये आपको याद रखना है। और ओबीडियंस तो ये प्री कन्वेंशनल में आएगी, जिसमें दंड एवं आज्ञापालन अभिमुखता इसकी जो स्टेज रहेगी उसमें है। इसमें बच्चा दंड के भय से या पुरस्कार के भय से कार्य करता है, नियमों को मानता है या नियमों को तोड़ता है कि अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मम्मी मारेगी, पापा मारेगा। तो इस वजह से वो जो नैतिक भावना है वो नैतिक चीज़ें सीखता है। तो ये एक्सचेंज रहेगा, इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में उन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो जो बिलीव्स हैं जो समाज में फैले हुए हैं, या अबाउट टाइप टाइपफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्स इन सोसाइटी आर रिफर्ड टू एज। तो इसमें ये इसको क्या बोलेंगे, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे। और ये होता क्या है, इसमें जो पहले से चली आ रही जो हमारे प्रथाएं हैं, विश्वास हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि जो लड़की है वो झाड़ू पोछा ही करेगी, लड़की का यही कार्य है, लड़का यह कार्य नहीं करेगा। तो ये जो रूढ़िवादी जो रूढ़िवादिताएं हैं जो चली आ रही हैं पहले से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। इसमें किसी एक जो पहले से चला आ रहा है और उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। तो इसका जो 4th आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती हुई। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ऊपर मैंने आपको बताया कि जो स्टीरियोटाइप है उसमें क्या कुछ जो प्रथाएं हैं, ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं जो चली आ रही हैं कि जो लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा। तो निर्धारित है कि लड़की कोई भी सास का कार्य नहीं करेगी, घर का काम करने के लिए जो औरतें हैं वो बनी है। तो लेकिन इसमें उल्टा बताया गया है कि पिता घर के कार्यों में लगा हुआ है और माता साहसिक गतिविधियों में लगी हुई। तो यह कदम किस लिए इंपॉर्टेंट है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो ये जेंडर पक्षपात को कैसे सशक्त बनाएगा,
ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, क्योंकि हमने हर देखा है कि हर घर में जो मम्मी है वो क्या करती है, घर का काम करती है, और जो पापा है वो बाहर के कार्य, जो एडवेंचर्स जो एक्टिविटी हैं उनमें भाग लेते हैं। तो ये उल्टा इसलिए किया गया है ताकि बच्चे में जो ये प्रोस्पेक्टिव बन गया है कि माँ सिर्फ घर के कार्य करती है, तो उसको बच्चा मतलब अपने दिमाग में से निकाल दे कि मम्मी ये कार्य भी कर सकती है। तो ये इसलिए है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही बेस्ट है इसमें। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो जो कंस्टेंसी है वो बच्चे में यह दिखाती है कि यह कि बच्चे को यह पता चल जाता है, कुछ एज पहले होती है ये। थर्ड है, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। जेंडर स्थिरता का मतलब है कि बच्चे को यह समझ आने लगता है कि लड़का और लड़की दो सेक्स होते हैं और अलग अलग होते हैं, और ये जो लड़का है वो हमेशा लड़की ही रहेगी, वह चेंज नहीं हो सकता। तो ये स्थिरता, जेंडर स्थिरता को हम इस तरह से ले सकते हैं। और जेंडर विभेदीकरण तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वेश्यक बच्चे के निष्पादन के वर्तमान सत्र को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने जो दिया है ये कंसेप्ट कि हम अगर कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है और उस कार्य को करने में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर उसको बीच में थोड़ी सी हेल्प दे दें तो वह कार्य को अच्छे से कर लेता है। और जो सहयोग दिया जाता है, सहयोग से जो उस कार्य को करता है, उस सहयोग को हम क्या कहते हैं? उस सहयोग को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और हिंदी में इसे फाड़ या ढांचा बोला जाता है। तो स्कैफोल्डिंग इसका आंसर होएगा 3। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो जो हाइपोथेसिस हैं जो मैंने बताई थी इससे पहले कि वो किस में आती हैं, फॉर्मल स्टेज में आती हैं। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क वो आएगा हमारी अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में, जो कि फॉर्मल स्टेज में रहेगा। और इसकी जो टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका 11 एंड अबो रहेगा। और फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था में सिर्फ रीजनिंग की बात हो रही हो, जैसे तर्क की बात हो रही है, तो वो किस में आएगी? वो आएगी मूर्त क्रियात्मक अवस्था का वो एग्जाम्पल रहेगा। अगर बच्चा लॉजिकल हो जाता है तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है। और जो सेंसरी मोटर है वो हमने पिछले वीडियो में किया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आ जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। और जो सिंबॉलिक थॉट है वो पुरुष क्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। बच्चे को सिंबॉलिक थॉट से जो चीज़ें सीखता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का एग्जाम्पल रहेगा। ये बार बार पूछे जाते हैं, मैं इसलिए आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग है, वो किस में आएगी? वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी। फोर्थ आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे बोला है कि किसके अनुसार, यहाँ अकॉर्डिंग टू इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे दोनों की बात की गई, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ दोनों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अभी अभी मैंने शुरू में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने पहले आपको सिर्फ सक्रिय जिज्ञासु पढ़ा था कि उसमें किसकी बात, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक की बात है, तो इसमें किस राइट आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड होगा, लेव वाइगोत्स्की इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक, इसमें जो जीन पियाजे हमें पता है क्या दिया है, संज्ञानात्मक जो संज्ञान कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया? जीन पियाजे ने। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लेविगास्की की हमने बात ही कर ली। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा दिया है? नो सामाजिक सिद्धांत दिया है। सेवंथ है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बात है जो 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में करनी चाहिए। ऐसी कौन सी समस्या देनी चाहिए, बच्चों के सामने पेश करनी चाहिए ताकि 6 to 8 का बच्चा अच्छे से कर सके उसको। तो सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना है कि 6 to 8 का बच्चे की एज क्या होगी। तो एज हमें पता है 6 to 8 का बच्चा 11 से अबव होगा। 5th क्लास तक बच्चा 10 ईयर का हो जाता है और 6 to 8 का बच्चा 11 ईयर का होता है। तो ये कौन सी स्टेज रहेगी? ये पियाजे की स्टेज रहेगी, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो इस जो स्टेज का बच्चा है वो क्या करने लग जाता है? हाइपोथेसिस परिकल्पित जो निम्नात्मक तर्क है उसमें विकसित हो जाता है। वो चीज़ों के बारे में अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना। कभी भी अगर डिस्करेज उसमें आ जाए आंसर में तो देखते ही आपको काट देना है, वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है हमेशा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल हो सकता है ये। नेक्स्ट देते हैं, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे केवल भी हमेशा नेगेटिव होता है, ये देखते भी आपको काट देना चाहिए। केवल मूर्त तो किस में आती है? मूर्त तो सिर्फ हम कंक्रीट में
प्रयोग करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम मूर्त चीज़ों का देखकर ही बच्चा क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है। केवल आधारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तो ये भी केवल है, आपको केवल देखते ही और डिस्करेज देखते ही, तो दोनों को क्या करना है, काट देना। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको इन टैग वर्ड्स को भी अच्छे से याद रखना है। अगर आपको टैग वर्ड भी अच्छे से याद है तो आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर सेकंड जाएगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें बच्चे तर्क आधारित समस्या की आवश्यकता होती है। 8 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें पूछा है कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि है, हमें पता है हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, फिर लास्ट में अभी जो बाद में उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। फिलहाल हम 9 प्रकार की भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसने कितनी बताई थी, 7 बताई थी, फिर उसने एक और दी 2000 में शायद 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो अब इसमें पूछा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तो ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदना, तो ये तो जो म्यूजिकल अगर इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते तो ये आ सकता था। इसमें तार्किक गणितीय से कोई रिलेशन नहीं है। दृश्य स्थानिक परिवेश की सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तो इसमें अगर विजुअल स्पेशियल की बात हो रही है तो अगर उस इंटेलिजेंस की बात होती तो ये सही होता। संगीत या अभिव्यक्तियों की आवाज़ के सतर ताल या सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करना, ये भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अब बच गया कौन सा, हमारा राइट आंसर फोर्थ होगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, तो ये क्या रहेगा, ये जो हार्वर्ड गार्डनर की जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसका एग्जाम्पल रहेगा, उसकी विशेषता रहेगी। 9th है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार, क्रियाशील और सच्चा बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये डेफिनेशन रहेगी, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का क्या बनाते हैं, जिम्मेदार और क्रियाशील सच्चा बनाते हैं। तो ये होता है सोशलाइजेशन, जिसको हम समाजीकरण बोलते हैं। और ये भी कई तरह का होता है, कभी मैं थ्योरी की क्लास करवाऊंगी तो उसमें आपको करवाऊंगी। सोशलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। समावेशन मतलब इंक्लूड करना होता है। समावेशन का मतलब जिसे हमें समावेशी शिक्षा है, जिसमें हर बच्चे को हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, तो उसमें हम सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं। मुख्य धारा से जोड़ना या विभेदीकरण, विभेदीकरण तो हमें पता ही, विभेद करना और मुख्य धारा से जोड़ना। मेन स्ट्रीमिंग, मेन स्ट्रीमिंग का जो मतलब ये है कि अगर बच्चा ने अभी तक, अगर कोई बच्चा जैसे 11 साल का है, अगर उसको अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है, तो आरटीई एक्ट कहता है कि हमें उसे उसी एज के अनुसार उसी क्लास में एडमिशन देना चाहिए। लेकिन अगर उसको कुछ नहीं आता तो उसके लिए हमें अलग से क्या करना चाहिए, उसे जो बेसिक जो कोर्स है वो अलग से ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए। तो ये इसमें मेन स्ट्रीमिंग की बात किसमें की गई है, आरटीई एक्ट में की गई है। 10th क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में लिखित कथनों से कौन सा सही है। तो हर बार क्वेश्चन आता है इससे, जो हेरिडिटी और जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है सीटेट में, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमें पता है दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, व्यक्ति विभिन्नता को एक मात्र काल, तो यहाँ पर एक मात्र आया है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, खाली परिवेशीय प्रभाव भी निर्धारित नहीं करता, दोनों निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो अनुवांशिकता और न पर्यावरण निर्धारित करते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है ये, और इसमें भी अगर आप गलती करेंगे तो आपकी जो थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में क्या हो सकता है, विद्यार्थी के ज्ञान का द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका जो कंसेप्ट है जॉन डीवी ने दिया, हमें पता है। और इसके जो बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इसको मानते हैं। जीन प्याजे हैं वो भी इससे ही संबंधित, वो भी क्या करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पर जो प्रगतिशील शिक्षा हमारी आधारित है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं कि बच्चे को करके सीखना चाहिए। तो ये क्या है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। हो सकता है ये आगे देखते हैं, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से, ऐसा कुछ नहीं है, पैसिव रूप से, पैसिवली वो क्या करता है, लर्न सीखता है। ये कट जाएगा, ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपको याद रखना। मैं टैग वर्ड भी बता रही हूँ साथ, कहते हैं विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, सिर्फ शिक्षक जो निर्देश देगा उसी का अनुसरण करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा हर जगह से सीखता है, हर जगह से ज्ञान ग्रहण करता है, तो ये ज्ञान की क्या है, संरचना करता है। 1 हमारा परफेक्ट आंसर है। 12 है, तथ्य समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तथ्य समग्र मूल्यांकन में पता है कॉन्टिन्यूज और कंप्रहेंसिव मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूज मतलब लगातार हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। समग्र का मतलब है इसमें हम जो शैक्षिक और अशैक्षिक पक्ष हैं दोनों का आंकलन करते हैं, जिसमें हम फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम इसमें मापते हैं। और फॉर्मेटिव क्या होता है कि बच्चे की जो फीडबैक है वो लिया जाता है कि वह कैसा है, उसकी जो रुचि है वो किस में है, बहुत सी जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में उसकी क्या करना है, हमें मापना है। लेकिन सबमेटिव जो असेसमेंट है वो हमेशा उसमें रैंक दिए जाते हैं, ये
सबमिटिव असेसमेंट हमेशा लास्ट में लिया जाता है, लेकिन इसमें हम सुधार नहीं कर सकते। जो बाद की जो परीक्षाएं होती हैं वो सबमिटिव हमारी किस में आती हैं, असेसमेंट में आती हैं। जैसे कि बीसीटेट का पेपर है वो भी किस में आएगा, सबमिटिव में आएगा। इसमें हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिव और सबमिटिव स्टेटमेंट मैंने बताया, इसमें दोनों तरह के आते हैं, शैक्षिक और अशैक्षिक पक्ष दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें ये केवल आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और नए तो संरचनात्मक ये भी कट गया। तो ये क्या आ गया, फोर्थ आंसर आ जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। 13 है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, और इस रूढ़िवादिता परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो ये कोई बच्चा है जो कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय, उसको बार बार यही बताया गया है कि उसके जो सामाजिक वर्ग के लोग, उससे संबंधित जो भी सामाजिक वर्ग है वो क्या है, वो शैक्षिक क्षेत्र में मतलब बिल्कुल निम्न है, उन्हें क्या नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं एकेडमिक में, ये बताया गया है। लेकिन आप इस रूढ़िवादी सोच को कम करने के लिए आप क्या करेंगे उस बच्चे में, तो क्या करेंगे, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि कोई बच्चे को बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसको हम देखें ही नहीं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता से तो हमें फिर क्या करें, हम बच्चे को लेवलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कराना चाहिए हमें। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो कमजोर हो, कैसा भी हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो फोर्थ है हमारा वो सही आंसर होगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां उदाहरणों से प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो सके और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सके। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दे सकते हैं, भगत सिंह का दे सकते हैं, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनका दे सकते हैं कि वो भी क्या थे, पहले ऐसे ही तबके से आए थे। जैसे कि आप इस तबके, जैसे कि आपका जो सामाजिक वर्ग है उसी तबके से निकलकर वो भी कितने ऊंचे बने हैं। तो इस तरह से हम उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि वो मोटिवेट हो। तो हमारा फोर्थ आंसर राइट होगा। 14 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बिल्कुल ईजी है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें समावेशी कक्षा में फर्स्ट है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति। दया तो हमें कभी भी दिखानी नहीं है बच्चे के प्रति, बच्चों को अपाहिज मंदा ऐसा भी कुछ भी वर्गीकृत नहीं करना है। केवल प्रतिभाशाली, यहाँ पर केवल आ गया, ये भी नेगेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सही है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। 15 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता है, शब्दों अक्षरों को पहचानने में उसको कठिनाई है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, उसकी पूर्व वोकैबुलरी स्किल है, पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में उसको कठिनाई है। तो ये आप समझ ही गए होंगे वह किस प्रकार का बच्चा है। सवलीन विद्यार्थी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सृजनात्मक तो को तो ऐसी कोई कठिनाई आती ही नहीं है। क्रिएटिव हो सकता है, उसको भी हो सकता है। ये क्या है, अधिगमता वाले विद्यार्थी हैं ये। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित करता है। अगर कोई विशेष आवश्यकता का बच्चा है तो उसके साथ हम, कोई शिक्षक है, वो कैसे व्यवहार करेगा। आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास से रटने के लिए, रटने पर तो कभी भी बल नहीं देना है, देखते ही आपको काट देना है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, बिल्कुल हो सकता है कि एक रूप तरीके का प्रयोग करें। जरूरी नहीं है कि वो हर बच्चे के लिए ऐसा करे, जो बिल्कुल कमजोर है उसको थोड़ा बहुत अलग निर्देश भी दे सकता है। अत्यधिक लिखित कार्य देना, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी कमजोरियों को जानना और कमजोरियों के आधार पर ही उनके जो अधिगम है, उनके जो पढ़ने का वो तरीका निर्धारित करना। फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो शिक्षिका है वो अपनी कक्षा में जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना कैसे करेगी। अब सारे चिंतन पर बल देकर, अभी सारे चिंतन को अतोत्साहित करके। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इम्पेजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, और यहाँ पे अपसारी लिखा हुआ है। तो जो अपसारी है वो तो डाइवर्जेंट होता है। तो ये क्या होगा, ये मिसप्रिंट है। तो लेकिन अगर मिसप्रिंट हो रखा है पेपर में, तो हम जो इंग्लिश है उसको प्रेफरेंस देना है हमेशा। आप सिर्फ इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसी के हिसाब से आंसर देंगे। तो इसका ये कट जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होती है जो क्रिएटिविटी होती है। डिस्करेज डाइवर्जेंट थिंकिंग, हमें कभी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। तो ये भी कट गया। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया, बिल्कुल सही है। हमें अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हो उनको क्या करना है, इनकरेज करना है, और एक ओरिजिनल आइडिया ताकि बच्चा निकाल सके। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट, डिस्करेजिंग देखते ही तो हमें काट देना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। तो इसमें जो मिसप्रिंट है, ये हिंदी वाले सेक्शन में आपको अगर मिसप्रिंट हो, अगर आपको देखे, तो दोनों सेक्शन को आपको अच्छे से देखना है, फिर इंग्लिश को प्रेफरेंस देनी है, उसी के हिसाब से आंसर माना जाता है। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो
किस में हो रही है? बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना? परीक्षणों की, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार परीक्षण करेंगे हम किसी बच्चे का? बच्चे को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करने हेतु पुरस्कार देकर भी हमें कभी भी कितना मोटिवेट होगा? बार बार पुरस्कार देने से बच्चा, वो तो अंदर से ही मोटिवेशन आएगा, तभी तो उसके अंदर क्या होगी? पढ़ने की लगन होगी। नेक्स्ट है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान देना। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल ही क्या नेगेटिव होता है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, ऐसा राइट। तो बच गया कौन सा? फोर्थ। विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशल से हमें अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। showing genius interest in the content matter and having concerns for children's overall well-being and learning. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली जो समस्या समाधान है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो प्रभावशाली हम कैसे होगा? वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया हमारा। क्रियात्मक अन्वयता, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में देखिए। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होते हैं? बार बार पूछी जाती है पेपर में। ये क्या होता है? एक ही वस्तु के केवल जो परंपरागत कार्य है पर ध्यान देना। तो ये कोई भी कार्य है अगर उसको वह परंपरागत तरीके से बार बार किया जा रहा है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। तो यहाँ पर एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना कि कोई भी कार्य है वो पहले से ही ऐसे होता आ रहा है तो अब भी ऐसे ही होगा, सिर्फ उसी पर ध्यान देना फंक्शनल फिक्सनेस होता है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम अलग अलग हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाली प्रॉब्लम को भी हम अच्छे से क्या कर सकें, बच्चा टैकल कर सके। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट क्या होगा? इसमें होगा कि समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। इसमें सिर्फ समस्या जो प्रस्तुतिकरण है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? समाधान रणनीति देखनी है। तो मीन्स एंड एनालिसिस, साधन साक्ष्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। बिल्कुल राइट आंसर 4 होगा। अगर समस्या को हम छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर देंगे कि पहले ये कंप्लीट होगा, ये फिर उसके बाद ये करेंगे, तो ये क्या होगा? जो समस्या है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी और आसानी से हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो 4th आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रभावशाली कौन सी नहीं? यहाँ पे पूछा बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना तो बच्चे का बिल्कुल हो सकता है। हमें हमेशा प्रोत्साहित ही करना चाहिए बच्चे का अंतर्दृष्टि के द्वारा। जैसे कि बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आया तो उसको हमें पूछना चाहिए, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। प्रयोग या प्रयोगशन, एक्सपेरिमेंट देना, एक्सप्लोरेशन करना, ये सब क्या है? ये बिल्कुल सही है बच्चे के लिए। संवाद या परिचर्चा भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच गया। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित हमें नहीं करना चाहिए। 21 है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में तो उसके साथ शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए? बच्चे को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर बिल्कुल भी हमें कक्षा से बाहर नहीं जाने देना है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना भी नहीं है। उससे बात करके उसकी रुचि कारण जानने की कोशिश करनी है। बिल्कुल ये सही होगा। हमें उनसे बात करनी है और उसका मन क्यों नहीं है, उसका ध्यान क्यों नहीं है, फिर उसकी इंटरेस्ट क्यों नहीं है, तो ये सब जानने की कोशिश करनी है। गृह कार्य भी उन्हें अत्यधिक रूप से नहीं देना है। 3rd आंसर सही हो जाएगा। 22 है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या बताता है? संरचनावादी। और इसका जो कंस्ट्रक्टिविज्म है जो स्कूल्स है वो किसने दिया था? वो विलियम वुंड के द्वारा दिया गया है। विलियम जेम्स ने कौन सा दिया है? विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म दिया है। और विलियम जेम्स ने जो प्रकार्यवाद की बात की है और संरचनावाद की जो बात की है वो विलियम वुंड ने की है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वह क्या करना चाहिए? पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक संरचनावादी उपागम में। तो पूर्व ज्ञान से अगर हम रिलेटेड उसको एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, ताकि उसको पता होगा कि ये चीज़ें हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजता अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये पिछली वीडियो में भी आया था ये क्वेश्चन, जो न्यायी थ्योरी है उससे संबंधित। तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अनेक घटनाओं के बारे में, मतलब वे गलत चीज़ें सीख लेते हैं, उनके दिमाग में ऐसे ही बन जाता है। मैंने शायद एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि बच्चा शायद बचपन में देखता है कि बस में जाता है कि पेड़ भी चल रहे हैं, तो उसके दिमाग में यही थ्योरी बन जाती है कि पेड़ भी चलते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप कैसे क्लियर करेंगे? इसमें यही पूछा गया शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस पृष्ठभूमि में शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी? संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए। हो सकता है आगे देखते हैं। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। खारिज तो बिल्कुल भी नहीं करना हमें। बच्चों के विचार सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना है। बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा 1 ही जाएगा। संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा, या फिर क्या वाद विवाद के द्वारा क्या करना चाहिए? तर्क के द्वारा उसके जो दिमाग में जो कंसेप्ट बन गया है उसको क्लियर करना चाहिए। उसके प्रति हमें तर्क देने चाहिए कि नहीं, पेड़ नहीं चलते हैं। उसका हमें जो लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो बतानी चाहिए, ताकि ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है,
आपने गलत सीख लिया। तो इससे बच्चा क्या होगा, समझेगा और उस जो कंसेप्ट है उसको अपना क्लियर करेगा, उसको दिमाग से निकालेगा और सही कंसेप्ट को ग्रहण करेगा। 24 है संज्ञान है संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध है। मैंने बताया हर बार ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल रट लेना। इसमें अगर जोजों के अनुसार पूछा जाए, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो जोजों के जो व्यक्ति रहेंगे उसके अनुसार अगर पूछा जाए तो वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट किसके अनुसार रहेंगे, जो के। लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तो इंटर रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर इंटर रिलेटेड किसमें है, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, ये तो बिल्कुल ही अलग बात होगी। संवेग संवागों को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल अलग बात होगी। तो द्विदिशीय दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया है, तो ये फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। और संज्ञान हमें पता है हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, और जो संवेग है वो किसी इमोशन से रिलेटेड होते हैं। इमोशन कहाँ से आते हैं, दिल, दिल से रिलेटेड होते हैं। तो जो का मानना है कि जो दिल और दिमाग है वो क्या है, अलग अलग हैं, उनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अगर किसी का दिल टूटता है तो वो जी सकता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल सही काम करता है, ये जो का मानना है। लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि अगर किसी का मन ही ठीक नहीं होगा तो कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, दिल से काम नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं। जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, विद्यार्थी की रुचि, बिल्कुल विद्यार्थी की अगर पढ़ने में रुचि ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। तो ये प्रभावित करते हैं विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, बिल्कुल। अगर विद्यार्थी के अंदर ज़्यादातर क्या स्ट्रेस रहता है तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा, तो सामूहिक स्वास्थ्य पर प्रभावित। शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ भी, जो पेडालॉजिकल स्ट्रेटजी हैं वो भी प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चारों प्रभावित करते हैं। 26 निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन है ऑफ नॉलेज, उसमें संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सोशल इंस्ट्रक्शन हो सकता है। आगे देखते हैं। सेकंड है लगातार अभ्यास से बार बार स्मरण कराना। ऐसा तो हमें कभी भी नहीं करना है कि बिल्कुल हम उन्हें रटाफिकेशन पर ध्यान दें। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार या दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। यहाँ पे पूछा है कि मीनिंगफुल लर्निंग किस में होगी, सामाजिक सांस्कृतिक पर जो क्रियाएं होंगी उसी में मीनिंगफुल लर्निंग होगी। बच्चे की बार बार अभ्यास से भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, वो क्या अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। सीख तो जाएगा बच्चे में, रट्टे से याद तो हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है बाद में भूल जाता है। पुरस्कार और दंड के भय में भी एक बार तो वो सीख लेगा, लेकिन फिर क्या बाद में भूल जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध से भी ऐसा ही होगा। ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें अगर हमें याद रखनी है तो क्या हमें मीनिंगफुल लर्निंग उसका सोशल इंटरेक्शन से होगी। वो चीज़ें खुद से देखेगा, खुद से सीखेगा, तो उसको लंबे समय तक याद रहेगा। 1 क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। 27 है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है पुरस्कार पाने की इच्छा से, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन या संचालन करना है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बच्चा सिर्फ पुरस्कार के चक्कर में कुछ चीज़ें सीख रहा है, तो उसके ऐसे में क्या होगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो सकता है। आगे देखते हैं। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। पुरस्कार के बिना, पुरस्कार की तो बात ही की गई है ऊपर। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। स्वयं की निपुणता अगर बात की गई है तो ये अंतर से आती है हमेशा। तो यहाँ पे तो पुरस्कार की बात की गई है, एक्सटर्नल जो हमारी अभिप्रेरणा है उसकी बात की गई है। तो इसमें तो ये राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर 1 ही बच जाएगा। अधिगम के प्रति उसकी जो रुचि होगी वो सिर्फ भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा। मेटेरियलिस्टिक जो एटीट्यूड है वही, मतलब कुछ अगर हमें सीखना है तो कुछ पाने के लिए ही सीखना है, ये उसमें ऐसी जो अभिवृत्ति है उसमें विकास हो जाएगा। हम वैसे नहीं सीखेंगे, हमें कुछ लाभ मिलेगा तभी सीखना चाहिए, ऐसे जो अभिवृत्ति है उसमें विकास होगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की जो अवधारणा उससे क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। सेकंड है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह एक बच्चे के दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यह बच्चे में शून्य से शुरुआत करते हैं, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा तो निर्धारित नहीं होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बेस्ट सेकंड ही होगा। इसमें सार्वभौम भी काफ़ी हद तक बच्चे सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन जो राइट आंसर सही बेस्ट होगा हमारा सेकंड होगा। ए सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज। तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञानी के अनुसार यह एक क्या है, सामाजिक संरचना है जिसमें बच्चा समाज से सीखता है और जो हेरिडिटी से भी सीखता है, लेकिन जो इसमें ज़्यादातर यह क्या है, एक सामाजिक संरचना रहेगी बाल्यावस्था। इसमें जो बच्चा है वो स्कूल में जाने लगता है और स्कूल में उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है जिससे वो सीखने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। इसमें पूछा है जो मिडिल चाइल्डहुड है उसकी विशेषता कौन सी। शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है, तो ये तो हमें पता है कि किस में होता था, शैशव अवस्था में। हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें किया था, शैशव अवस्था की ये बात रहेगी। अमूर्त रूप से सोचने एवं वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करके योग्यता विकसित होती है, तो
तो यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है। तो मध्य बाल्यावस्था की जो टाइम पीरियड क्या रहेगा, हमें पता है जो बाल्यावस्था है वो कैसे कब से कब तक होती है, वो 2 से 12 साल तक होती है, बाल्यावस्था को माना गया है। और जो शैशवावस्था उसको 0 से 2 वर्ष मानते हैं, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। फिर 2 से 12 में 3 से 6 जो मध्य जो पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, तो 6 से 12 क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है। तो इसमें पूछा गया है कि विशेषता कौन सी है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अधिगम रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 4th होगा। अमूर्त रूप से सोचने वाला तो जो 6 से 12 है, तो वो ऊपर जो 6 साल का बच्चा अमूर्त रूप से नहीं सोच सकता, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन 3rd जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं 6, 7, 8 साल का बच्चा, लेकिन मूर्त रूप से ही वह सोचता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों में समाजीकरण की, ये समाजीकरण वाला आपको अच्छे से समझ के जाना है। इसमें हर बार एक संस्था जरूर पूछी गई है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। इसमें सिर्फ प्राथमिक और गौण संस्थाएं आपको याद करके जानी है। तो इसमें पूछा है कि बच्चों की परिवार और पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, तो ऐसी तो कोई बिल्कुल नहीं, प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, द्वितीयक एजेंसी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे क्या है, प्राइमरी है। ये जो परिवार है वो प्राइमरी में आता है, जो स्कूल है वो सेकेंडरी में आता है, आपको याद रखना है। तो परिवार के साथ हम पास पड़ोस को भी प्राइमरी में ही रख लेते हैं, तो ये प्राइमरी क्या रहेगी, एजेंसी रहेगी। तो ये था 2019 का पेपर 2। जो कल है वो हम 2020 का करेंगे, पेपर 1 और फिर पेपर 2 करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और उसको मैं अच्छे से चेक करूँगी। अगर गलत होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।